नमस्कार। आज के इस नए गहन विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो भारतीय इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसे सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, बल्कि गहराई से समझना जरूरी है। बिल्कुल, और वो विषय है 1917 का चंपारण सत्याग्रह। सही कहा। मतलब साल 1917 का समय, अप्रैल का महीना, और बिहार के एक बेहद पिछड़े धूल भरे जिले चंपारण का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन। जहां ट्रेन से एक साधारण सा इंसान उतरता है। हाँ, एक दुबला पतला इंसान जिसके पास कोई हथियार नहीं है, कोई सेना नहीं है, और नहीं कोई बहुत बड़ा राजनीतिक पद है। बस एक सूती धोती पहने हुए। एकदम सही। लेकिन इस इंसान के उस स्टेशन पर कदम रखने के कुछ ही दिनों के भीतर ही दुनिया के सबसे ताकतवर और क्रूर ब्रिटिश साम्राज्य के प्रशासन में दहशत फैल जाती है। और वो भी बिना एक गोले चलाए। बिल्कुल। हुक्मरानों को समझ ही नहीं आता कि इस एक अकेले व्यक्ति के साथ आखिर किया क्या जाए। तो चलिए आज इसे विस्तार से समझते हैं। हाँ, क्योंकि ये केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित घटना नहीं है। मतलब ये अन्याय के खिलाफ खड़े होने की एक बेहतरीन केस स्टडी है ना? बिल्कुल। मैं तो कहूंगी कि यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो केवल इस सत्याग्रह का सफल होना नहीं था, बल्कि वो तरीका था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। सत्य और अहिंसा का तरीका। हाँ, क्योंकि जब हम किसी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह की बात करते हैं तो दिमाग में अक्सर हिंसक क्रांतियों या खून खराबे की तस्वीर उभरती है। जाहिर है। और ब्रिटिश सरकार भी तो इन्हीं चीजों से निपटने के लिए प्रशिक्षित थी। बिल्कुल। उनके पास पुलिस थी, सेना थी, कठोर कानून थे। लेकिन चंपारण में जो हुआ वो उनके पूरे मैनुअल के बाहर की चीज थी। एक ऐसा विद्रोह जिसने सिस्टम के ही नियमों से मात दे दी। एकदम सही बात है। तो इस समाधान को समझने से पहले हमें उस समस्या और उस दर्द को समझना होगा जिसने इस पूरे विद्रोह को जन्म दिया। वो बीमारी जिसका इलाज करने के लिए ये सत्याग्रह हुआ था। हाँ, और ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगालने पर पता चलता है कि उस समय चंपारण में एक बहुत ही भयानक आर्थिक और सामाजिक शोषण का चक्र चल रहा था, जिसका केंद्र थी नील की खेती, जिसे इंडिगो कहा जाता है। नील। मतलब उस समय तो ये एक बहुत ही मुनाफे वाली नकदी फसल हुआ करती थी, राइट? हाँ, कैश क्रॉप। यूरोप के कपड़ा उद्योगों में कपड़ों को रंगने के लिए प्राकृतिक नील की भारी मांग थी। और अंग्रेज जमींदारों ने इसी मांग से भारी मुनाफा कमाने के लिए चंपारण के किसानों को अपना मोहरा बनाया। लेकिन मैंने पढ़ा है कि किसान खुद ये खेती बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। बिल्कुल नहीं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण था। नील के पौधे की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। अच्छा। हाँ, ये मिट्टी के सारे पोषक तत्वों और नमी को बहुत तेजी से सोख लेता है। मतलब एक बार जिस खेत में नील उगा दिया जाए तो उसकी उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है। बिल्कुल। वो इतनी कम हो जाती है कि वहां धान या गेहूं जैसे अनाज उगाने में बहुत मुश्किल होती है। बाप रे। मतलब किसान अपनी ही आंखों के सामने अपनी जमीन को बंजर होते हुए देखने के लिए मजबूर थे। और उनके पास कोई चारा भी नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि वे इसके लिए राजी कैसे हुए? मतलब क्या इसके पीछे कोई कानूनी दबाव था? राजी होने का तो कोई विकल्प ही नहीं था। यहीं पर तीन कठिया प्रथा नाम का एक ढांचागत फंदा सामने आता है। तीन कठिया प्रथा, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे? जरूर। ब्रिटिश जमींदारों ने एक नियम बना दिया था जिसके तहत हर किसान को अपनी जमीन के हर 1 बीघे में से 3 कट्ठे हिस्से पर, यानी जमीन के 3/20 भाग पर, एकदम सही, उस 320 भाग पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी ही पड़ती थी। मतलब ये कोई सुझाव नहीं था? बिल्कुल नहीं, ये एक सख्त आदेश था। अगर हम इसे आज के संदर्भ में, मतलब आधुनिक अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखें, तो कल्पना कीजिए कि घर आपका है, जमीन आपकी है। हाँ। लेकिन कोई जबरदस्ती आपके लिविंग रूम में ऐसा कुछ उगाने को कहे जिससे आपका ही घर बर्बाद हो रहा हो, और फिर उसी का किराया भी आपसे वसूले। बिल्कुल। मतलब ये तो किसी गिग इकोनॉमी के सबसे क्रूर रूप जैसा लगता है। सारा जोखिम और नुकसान मजदूर का और सारा मुनाफा कंपनी का। ये तुलना हालात की गंभीरता को बिल्कुल सही ढंग से दर्शाती है। और बात सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं थी। अच्छा, और भी कुछ था? हाँ, जब यूरोप में कृत्रिम रंगों का यानी सिंथेटिक डायस का आविष्कार हुआ तो प्राकृतिक नील की मांग तेजी से गिरने लगी। जाहिर है, मशीन से बने रंग सस्ते होते होंगे। बिल्कुल। इससे अंग्रेज जमींदारों का मुनाफा कम होने लगा। तो अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस नुकसान की भरपाई भी किसानों से ही करनी शुरू कर दी। अरे कैसे? उन्होंने लगान बढ़ा दिया और दर्जनों तरह के अवैध कर, जिन्हें अवाब कहा जाता था, वो थोप दिए।
मतलब कमाई कम हुई तो उसका बोझ भी किसानों पर डाल दिया। हाँ, और हालात इतने हास्यास्पद और क्रूर थे कि अगर किसी अंग्रेज जमींदार को अपने लिए हाथी खरीदना होता तो किसानों पर हाथीवान नाम का टैक्स लगा दिया जाता। क्या बात कर रही हैं, हाथीवान टैक्स? हाँ, जमींदार के घर शादी हो तो उसका टैक्स भी किसान भरेंगे। ये तो एकदम खुली लूट थी। और जो किसान इसका विरोध करता उसकी फसल जला दी जाती, मवेशी छीन लिए जाते या उसे बुरी तरह पीटा जाता। मतलब चंपारण के किसान गरीबी, कर्ज और खौफ के एक ऐसे अंतहीन दलदल में धंस चुके थे जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। खौफ का माहौल इतना गहरा था कि कोई आवाज उठाने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन ऐसे ही घुटन भरे माहौल में कहते हैं ना, एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट सामने आता है। हाँ, राजकुमार शुक्ल। बिल्कुल, एक आम किसान जिसने खुद इस प्रताड़ना को झेला था। दस्तावेज बताते हैं कि राजकुमार शुक्ल में एक गजब का जिद्दीपन था। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। उन्होंने ठान लिया था कि इस स्थानीय समस्या को राष्ट्रीय मंच पर ले जाना है। और इसीलिए वे महात्मा गांधी के पीछे पीछे लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद से लेकर कलकत्ता तक एक ही रट लगाए हुए, एक बार चंपारण आकर हमारी हालत देख लीजिए। पर जो हुआ वो सच में बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। मतलब जब कोई नेता किसी पीड़ित समुदाय के बीच जाता है तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती है? वो तुरंत एक बड़ी रैली करता है, सरकार के खिलाफ नारे लगाता है, उग्र भाषण देता है और बगावत करने को कहता है। हाँ, लेकिन गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने आते ही सीधे सरकार के खिलाफ मोर्चा क्यों नहीं खोला? क्योंकि यही तो गांधी जी के काम करने का तरीका था। उन्होंने सबसे पहले एक वकील की तरह डेटा कलेक्शन शुरू किया। डेटा कलेक्शन 1917 में? हाँ, उन्होंने और उनकी टीम ने किसानों की समस्याओं की गहराई से जांच शुरू की। बिना ठोस सबूतों और जमीनी हकीकत जाने वे कोई कदम नहीं उठाते थे। लेकिन एक बात बताइए, चंपारण के किसान दशकों से चल रहे थे, वे तो तुरंत न्याय चाहते थे ना? जाहिर सी बात है। तो क्या गांधी जी का ये तरीका, गांव-गांव जाना, एक एक किसान से बात करना, उन किसानों के लिए बहुत धीमा नहीं रहा होगा? लगता तो ऐसा ही है। मतलब ब्रिटिश राज जैसी क्रूर सत्ता के सामने सिर्फ कागज और कलम लेकर बैठ जाना, क्या ये एक तरह की बेवकूफी नहीं लग रही होगी उस वक्त? यही वो बारीक रणनीति है जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा। गांधी जी अच्छी तरह जानते थे कि अगर उन्होंने भीड़ को भड़काकर कोई उग्र प्रदर्शन किया तो ब्रिटिश प्रशासन को उन्हें कुचलने में एक दिन भी नहीं लगेगा। हाँ, सरकार को तो बस गोली चलाने का एक बहाना चाहिए था। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर वे सिर्फ कुछ नेताओं के साथ मिलकर एक याचिका या पेटिशन भेजते तो सरकार उसे कूड़ेदान में डाल देती, जैसा कि वो हमेशा से करती आई थी। इसलिए गांधी जी ने एक तीसरा रास्ता चुना, प्रशासनिक घेराबंदी का रास्ता, सत्यनिष्ठा का रास्ता। मतलब उन्होंने चंपारण के अलग अलग गांवों में कैंप लगाए और किसानों की गवाहियां दर्ज करना शुरू किया। जी, बिना किसी इंटरनेट या टेलीफोन के उन्होंने लगभग 8,000 से अधिक किसानों के बयान लिखित रूप में दर्ज किए। 8,000? बाप रे। और ये प्रक्रिया बहुत सख्त थी। अगर कोई किसान थोड़ा भी बढ़ा चढ़ाकर कुछ बताता तो गांधी जी की टीम उससे कड़ी जिरह करती थी। मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन? हाँ, वे केवल वही तथ्य लिखते थे जिन्हें अदालत में साबित किया जा सके। क्या बात है। मतलब वे सुनिश्चित कर रहे थे कि ब्रिटिश सरकार एक भी झूठे बयान का बहाना लेकर पूरी जांच को खारिज ना कर सके। एकदम सही पकड़े आप। और इसी बात ने ब्रिटिश प्रशासन को भीतर तक डरा दिया। जाहिर है, एक हिंसक भीड़ को लाठीचार्ज करके भगाना आसान है, लेकिन हजारों पन्नों के उस ठोस डेटा का क्या करें जो व्यवस्थित तरीके से ये साबित कर रहा हो कि प्रशासन एक संगठित लूट चला रहा हो। हाँ, ब्रिटिश सरकार पूरी दुनिया में खुद को कानून का राज चलाने वाली एक सभ्य सरकार बताती थी। और गांधी जी उन्हीं के कानूनी ढांचे का इस्तेमाल करके उन्हें आईना दिखा रहे थे। यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इस जांच की प्रक्रिया ने ब्रिटिश प्रशासन को इतना डरा दिया कि सीधा टकराव शुरू हो गया। हाँ, स्थानीय प्रशासन ने घबराकर तुरंत धारा 144 जैसा एक आधिकारिक आदेश जारी कर दिया। आदेश में साफ लिखा था कि गांधी जी तुरंत चंपारण छोड़कर चले जाएं, क्योंकि उनकी मौजूदगी से सार्वजनिक शांति भंग होने का खतरा है। और इसी क्षण ने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। गांधी जी ने आदेश मानने से साफ इनकार कर दिया। बहुत ही शांत भाव से एक चिट्ठी लिखी और कहा, मैं यह आदेश नहीं मानूंगा। लेकिन अगर हम थोड़ा रुककर सोचें, कानूनी रूप से देखें तो गांधी जी खुलेआम कानून तोड़ रहे थे। हाँ, सविनय अवज्ञा। क्या ये उनके और उन किसानों के लिए बहुत बड़ा जोखिम नहीं था? अगर पुलिस उन पर टूट पड़ती तो? जोखिम तो था,
लेकिन ये एक बहुत ही नपातुला और सोचा समझा जोखिम था। उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने जाकर कहा, मैंने आपका आदेश तोड़ा है, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। अरे, सीधे सीधे कबूल कर लिया। हाँ, उन्होंने कहा मुझे इसके लिए जो भी अधिकतम सजा है वो दी जाए। मतलब वो कह रहे हैं कि हाँ, मैंने कानून तोड़ा है, चलो मुझे जेल में डालो। बिल्कुल। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये आदेश इसलिए नहीं तोड़ा कि उन्हें कानून का सम्मान नहीं है, बल्कि इसलिए तोड़ा क्योंकि वे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन रहे थे। ये तो एक बहुत ही शानदार मनोवैज्ञानिक दाव था। लेकिन प्रशासन उन्हें जेल में क्यों नहीं डाल पाया? तुरंत मामला खत्म क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि यहाँ से शुरू होता है सविनय अवज्ञा का ब्लूप्रिंट, जो सत्ता के लिए एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक दुष्स्वप्न बन जाता है। लॉजिस्टिक दुष्स्वप्न मतलब? जब मोतीहारी की अदालत में गांधी जी की पेशी हुई तो अदालत के बाहर हजारों किसानों की भारी भीड़ जमा हो गई। और ये भीड़ हिंसक नहीं थी? बिल्कुल नहीं, ये शांत थी। अब प्रशासन के सामने संकट ये था कि अगर वे गांधी जी को जेल में डालते हैं तो बाहर खड़े 10,000 किसान भी कहेंगे कि हमें भी जेल में डालो। और प्रशासन के पास इतने लोगों को गिरफ्तार करने के लिए ना तो पुलिस थी, ना रखने के लिए जेलें थीं। और जेल में खिलाने के लिए राशन भी नहीं था। सत्य, अहिंसा और जन सहभागिता ने मिलकर सरकार को बेबस कर दिया। मतलब सिस्टम क्रैश हो गया। एक आम इंसान बिना हथियार उठाए ब्रिटिश साम्राज्य के आदेश को शांति से नकार देता है और पूरा तंत्र पंगु हो जाता है। और इस प्रक्रिया में गांधी जी अकेले नहीं थे। भारत के कई शिक्षित और कुलीन वर्ग के लोग भी जमीन पर आकर इस लड़ाई से जुड़ने लगे। हाँ, मैंने पढ़ा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह जैसे प्रमुख लोग भी इसमें शामिल हो गए थे। बिल्कुल, ये वो लोग थे जो पहले केवल याचिकाओं की राजनीति करते थे, लेकिन चंपारण में इन्होंने किसानों के बयान दर्ज करने और कानूनी कागजी कार्रवाई में पूरी ताकत लगा दी। ये तो एक तरह का अद्भुत गठबंधन था, जहां देश का सबसे पढ़ा लिखा वर्ग और सबसे गरीब किसान दोनों एक साथ जमीन पर बैठकर एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे थे। और इस सामूहिक दबाव का अंततः एक ही परिणाम निकलना था, ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। हाँ, इस शांतिपूर्ण लेकिन दृढ़ विद्रोह ने सरकार को समाधान निकालने पर मजबूर कर दिया। तो इसके परिणाम क्या रहे? मतलब ठोस नतीजे क्या निकले? सबसे बड़ा नतीजा ये निकला कि सरकार को एक जांच समिति बनानी पड़ी, और सबसे दिलचस्प बात, उस समिति में खुद महात्मा गांधी को एक सदस्य के रूप में रखा गया। क्या बात है! जिसने विद्रोह किया उसी को जांच समिति में बिठा दिया गया। और उसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर किसानों को न्याय मिला। शोषणकारी तिनकठिया प्रथा हमेशा के लिए समाप्त कर दी गई। मतलब किसानों को उस जबरदस्ती की नील की खेती से हमेशा के लिए आजादी मिल गई। जी, और जमींदारों द्वारा वसूले गए अवैध करों का एक हिस्सा किसानों को वापस भी लौटाया गया। ये तो आर्थिक रूप से एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें, हाँ, तो क्या ये जीत सिर्फ एक कर हटाने या नील की खेती खत्म होने तक सीमित थी? बिल्कुल नहीं। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है कि क्या चंपारण ने केवल किसानों को आर्थिक आजादी दी, या इसने पूरे देश को मानसिक रूप से अंग्रेजों के डर से आजाद कर दिया? यही मुख्य बात है। आर्थिक जीत तो केवल इस पूरे आंदोलन का एक ऊपरी हिस्सा थी। इसका जो मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक महत्व था वो बहुत बड़ा था। मतलब इसने भारतीय राजनीति में गांधी युग की शुरुआत की। हाँ, सदियों से भारतीयों के मन में ये बात बैठ गई थी कि अंग्रेज अजेय हैं, उनके खिलाफ खड़ा होना मौत को दावत देना है। और चंपारण ने इस डर के तिलिस्म को तोड़ दिया। एक गरीब किसान को यह समझ आ गया कि अगर वो सच्चाई के साथ बिना डरे खड़ा हो जाए तो गोरे साहबों को भी पीछे हटना पड़ता है। बिल्कुल, किसानों में भारी सामाजिक जागरूकता आई और स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई राष्ट्रीय दिशा मिली। और गांधी जी एक राष्ट्रीय नेता बनकर उभरे। चंपारण ने पूरे देश को सिखाया कि जन आंदोलन कैसे किया जाता है। इसने साबित कर दिया कि सत्ता को चुनौती देने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं है। आप सत्य, डेटा, धैर्य और अहिंसा के माध्यम से व्यवस्था को हरा सकते हैं, जिसके सामने बड़े से बड़ा साम्राज्य भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। तो अगर हम जल्दी से इन सभी मुख्य तथ्यों को समेटें तो याद रखने वाली बातें कुछ यूं हैं। हाँ, कि ये आंदोलन 1917 में हुआ, बिहार के चंपारण में गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने बुलाया, और ये आंदोलन तिनकठिया प्रथा के खिलाफ था। और सबसे अहम बात, ये भारत में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था। एकदम सही।
तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष ये है कि ये केवल नील की खेती का विवाद नहीं था, बल्कि ये साबित करने की जीत थी कि अहिंसा में कितनी ताकत है। बिल्कुल, ये एक कार्यप्रणाली थी, एक ऐसा टूल जो आज भी प्रासंगिक है। और यही बात हमारे आज के इस गहन विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ जाती है। कैसा विचार? अगर हम आज के आधुनिक दौर को देखें तो दुनिया बहुत बदल गई है। हाँ, ये तो है। सत्ता और शोषण के तरीके अब केवल जमीन छीनने या भारी कर लगाने तक सीमित नहीं है। सही कह रहे हैं। आज का शोषण शायद किसी कंप्यूटर के एल्गोरिथम में छिपा हो सकता है, या बड़ी कंपनियों के जटिल कॉन्ट्रैक्ट्स में। बिल्कुल, या फिर हमारे पर्सनल डेटा के दुरुपयोग में। आज के इस जटिल दौर में जहां अन्याय बहुत सूक्ष्म और अदृश्य हो गया है, वहां सत्याग्रह का स्वरूप कैसा हो सकता है? यही सोचने वाली बात है। बिना किसी हिंसा के व्यवस्था की खामियों को उजागर करने और सच के साथ डटे रहने की ये कला आज की आधुनिक समस्याओं में हमारे लिए कैसे एक हथियार बन सकती है? ये वाकई में एक गहरा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। इस चर्चा को सुनने और सीखने की इस यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते हैं अगले विषय के साथ।